हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर रही। आप लोग देखते रहिए, कोई समस्या आती है तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। टॉपिक है पिछला ही चल रहा था, कल हमने मतलब इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण में आप लोगों को क्या बताया था कि हमने कहा था एक कॉइल होती है, उसी कॉइल में अगर हम मेन करंट बहाते हैं तो मेन करंट के अलावा क्या होती है, इंड्यूस्ड करंट मतलब प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। वो क्या करती है, अगर मेन करंट को इंक्रीज कर रहे हो तो लेंज के नियम से उसको बढ़ने का विरोध करती है, अगर आप उसको घटा रहे होते तो लेंज के नियम से उसके घटने का विरोध करती है। सीधी सी बात है, अगर करंट को बढ़ाओगे तो भी अपोज करेगी और घटाओगे तो भी अपोज करेगी। उसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है आपकी चोक कॉइल, जो पुराने जमाने में ट्यूबलाइट चला करती थी, उसमें एक मोटा सा एक डब्बा सा लगा रहता था, वो चोक कॉइल होती थी, वो उसका प्रिंसिपल है। और भी चीजें हैं बताएंगे, लेकिन उसी से रिलेटेड उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसको हम कैसे सर्किट में यूज करते हैं, इनका कहाँ कहाँ क्या उपयोग करना है, उसके बारे में उसके आगे और स्टडी कर दी है। तो हेडिंग है आज की सेल्फ इंडक्टेंस, इसी का दूसरा नाम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, हिंदी में इसको कह सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस मतलब स्व प्रेरकत्व, और इसी को बोलते हैं स्व प्रेरण गुणांक। तो पेपर में आपसे चाहे ऐसे पूछे अथवा ऐसे, दोनों का मतलब एक ही है। अगर केवल डेफिनेशन आई तो 1 नंबर का होगा, डेरिवेशन सहित आया तो 1 से ज्यादा का होगा। तो देखिए हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे हम कहें कि यहाँ पर एक ये कॉइल है, समझिएगा ध्यान से, ये कॉइल है। तो इस कॉइल में एक राउंड है कि 1 से ज्यादा है? 1 से ज्यादा है, हमारे ऊपर है। हम 5 राउंड की कॉइल लेना चाहते हैं, 10 राउंड की कॉइल लेना चाहते हैं, 100 राउंड की कॉइल लेना चाहते हैं, तो हमें कोई संख्या निश्चित नहीं है। तो हम मान लेते हैं इस कॉइल में कितने फेरे हैं, कितने टर्न है, n। अच्छा, और हमने मान लिया कि जब हम इसमें करंट फ्लो करेंगे, कौन सी करंट, मेन करंट फ्लो करेंगे तो इसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे इस प्रकार से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से गुजरेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक निश्चित एरिया से गुजरती हैं तो क्या बनाती हैं, फ्लक्स। तो मान लिया इसके कि एक टर्न से गुजरने वाला, इसके एक टर्न से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, फाई। तो फिर इसके n टर्नों से गुजरने वाला फ्लक्स n। क्लियर? इस n फाई को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। n फाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्लक्स लिंकेज, और हिंदी में बोलते हैं फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हिंदी बोलेंगे इसको n फाई को फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। संख्या क्यों, n लगा है, और फ्लक्स के लिए फाई लगा है। अच्छा, अब हम आपको इसके कॉन्सेप्ट को पीछे बता चुके हैं कि अगर हम कॉइल में करंट को बढ़ाएं, धारा को बढ़ाएं तो फ्लक्स बढ़ता है, धारा को घटाएं तो फ्लक्स घटता है। तो कैसा संबंध है दोनों में, सीधा संबंध है ना, कि धारा बढ़ेगी फ्लक्स बढ़ेगा, धारा घटेगी फ्लक्स घटेगा, तो संबंध सीधा है ना। तो वही हम लोगों को करना है, क्या कि जो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है या फ्लक्स लिंकेज थ्रू द कॉइल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट इन द कॉइल। मतलब फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या कुंडली में बहने वाली धारा पर निर्भर करती है, वो भी कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। धारा बढ़ेगी n फाई बढ़ेगा, धारा घटेगी n फाई घटेगा। ठीक है, हमने ये प्रोपोर्शनल हटाया तो क्या आता है, नियतांक। कैसे, जैसे आप पढ़ चुके हैं, जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, V प्रोपोर्शनल I पढ़ा है ओम्स लॉ, तो V प्रोपोर्शनल I, जिसको क्या कर सकते थे, V बराबर IR। तो R क्या था यहाँ पर, नियतांक था। इसी प्रकार से आपने कैपेसिटेंस पढ़ा होगा, धारिता। धारिता में आपने पढ़ा होगा Q प्रोपोर्शनल V, जो आवेश होता है विभवांतर के समानुपाती, मतलब चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसका प्रोपोर्शन हटाते हैं तो क्या आता है, Q बराबर CV। यहाँ C क्या है, यहाँ C कांस्टेंट है। जिस प्रकार से यहाँ R कांस्टेंट है, यहाँ C कांस्टेंट है, इसी प्रकार से इस वाली सिचुएशन में n फाई प्रोपोर्शनल I, और प्रोपोर्शन हटाओगे तो कोई नियतांक, और यहाँ कौन सा नियतांक है, L एक नियतांक है। और इस नियतांक को ही हम लोग कहते हैं क्या, कुंडली का स्व प्रेरकत्व या स्व प्रेरण गुणांक। इंग्लिश में इसी को कहते हैं कि L इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यहाँ तक कोई समस्या, इनके आधार पर आप समझ सकते थे। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसको हमने डिफाइन करना चाहा, तो इसीलिए लिख दिया हमने L की परिभाषा। L का मतलब
सौ प्रेरकत्व। सौ प्रेरकत्व की परिभाषा मतलब डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसको डिफाइन करने के लिए किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को डिफाइन करने के लिए आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमें एल को डिफाइन करना है। क्या एल का फॉर्मूला मिला? आंसर है यस, मिला ना यहाँ से। N5 बराबर Li। तो L को अकेला करो तो गुणा वाली राशि कहाँ जाएगी? भाग में। तो L का मान हमने निकाला तो आ गया N5 अपॉन I। और चूंकि ये L धारा पर निर्भर नहीं करता इसलिए हम इसको यूनिट बना देंगे। यूनिट मतलब एकांक। तो आप लोग समझिए थोड़ा सा इसमें। हमने मान लिया यदि जो करंट है वो कितनी हो? एक मतलब यूनिट हो, ठीक है। तो अगर I का मान 1 रख दे तो L बराबर क्या बचेगा? N5। समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? तो ये यहाँ तक आप लोग पहुंच गए, L बराबर N5। इसी को हमें अब परिभाषित करना, डिफाइन करना। तो इसकी परिभाषा हमने यहाँ लिख दी, लेकिन उसको मत देखिए, पहले यहाँ देखिए। पहले हम L का नाम लेंगे, फिर N5 का नाम लेंगे, इसके बाद हम I का नाम लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि जैसा हम शुरू करें वैसा, आपको बस समझना है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखिए L का नाम क्या है? किसी कुंडली का 100 प्रेरकत्व, किसी कुंडली का 100 प्रेरकत्व। और N5 का क्या नाम है? चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। तो किसी कुंडली का 100 प्रेरकत्व चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर। एक एक स्टेप का मतलब देखो, किसी कुंडली का 100 प्रेरकत्व चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है। कब बराबर होता है? जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो। क्या यार रटना पड़ेगा इसको? नहीं रटना पड़ेगा। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या और 100 प्रेरकत्व बराबर होते हैं जब कुंडली में बहने वाली धारा एक। कोई जरूरी नहीं है यहाँ से शुरू करो। आप ऐसे करो कि किसी कुंडली में अगर एकांक धारा बह रही हो, किसी कुंडली में एकांक धारा बह रही हो तो उसका 100 प्रेरकत्व चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। मैंने आपको कई टाइप्स बता दिए जहां से आपको याद करना होगा। याद करना ही नहीं है, आप तो सीधा सूत्र बनाइए, अपने हिसाब से लिखिए। ये होता तरीका। अब हम इसको यहीं स्टॉप नहीं करने वाले। अगर एक नंबर की डेफिनेशन आती है आप डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। अगर भूल जाते हो तो इसकी स्टार्टिंग याद रखिए। चलिए आगे। डेफिनेशन के बाद हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें। क्यों? आपने पढ़ा होगा कि जब फ्लक्स बनेगा और फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे ने कहा था इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो फैराडे ने प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ उन्होंने? अगर उन्होंने कहा कि इसमें नंबर ऑफ टर्न दिए हो तो E इक्वल टू E, चाहे एप्सिलॉन जैसा लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, आपकी इच्छा है। तो E इक्वल टू माइनस N d∅ अपॉन dt। ये किसका फॉर्मूला है? फैराडे का फॉर्मूला है। अच्छा, हमने क्या किया, इस n को फाई के साथ लगा देते हैं क्योंकि n फाई एक साथ है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ढेर सारे हैं। तो d के पीछे हम n को ले गए, d को आगे कर लिया, तो n फाई अपॉन dt। कुछ नहीं बदला, dt की जगह dt, d की जगह d, n फाई को एक साथ लिख दिया। ठीक है, इस n फाई की वैल्यू कहीं निकाली है हमने समीकरण 1 में। इस n फाई की वैल्यू हमने निकाली कितनी? Li। तो जहां n5 दिख रहा था वहां पर हमने क्या रख दिया? Li रख दिया। जहां n5 दिख रहा था वहां Li रख दिया। अब इसमें से d अपॉन dt का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, अवकलन। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन समाकलन गणित के फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें कौन कम या ज्यादा हो सकता है? तो देखो L क्या है? एक नियतांक, जो ना कम होगा ना ज्यादा। जो कांस्टेंट होता है ना उसका इंटीग्रेशन ना डिफरेंशिएशन कराएंगे यहाँ पर हम। तो इस L को हम लोग क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। L को हमने बाहर निकाल लिया तो D किस में लग जाएगा? क्योंकि करंट को बढ़ाना घटाना हमारे हाथ में है रेहोस्टेट से। तो D किस में लग जाएगा? I में। तो हो गया E इक्वल टू माइनस L di अपॉन dt। E क्या है? EMF, विद्युत वाहक बल है, इसलिए इसका मात्रक क्या है? वोल्ट। इसमें माइनस क्यों लगा? क्योंकि ये बैक EMF है। बैक EMF का मतलब पश्च विद्युत वाहक बल। क्योंकि ये क्या करता है? जिस कंडीशन से उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। तो चिन्ह कैसा होना चाहिए? विपरीत। क्योंकि जिस कंडीशन से उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करेगा तो आप अपोजिट हो जाएगा ना। इसी को आप बैक EMF कहते हैं। मतलब इंग्लिश में भी लिख सकते हो इसको बैक EMF, मतलब पश्च विद्युत वाहक बल। लेकिन हमें फॉर्मूला किसका चाहिए? L का। थोड़ा सा हम इसको और बढ़ाएंगे आगे। देखो
हाँ चलिए देखिए एक सेकेंड, ये तो आपको कुछ नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा आप लोग और बढ़ाएंगे। देखो हम इसमें एल को निकालेंगे, किसको? एल। तो अगर वहां फॉर्मूले से हम एल निकाले तो एल, तो ये क्या होगा, जो गुणा वाली राशि है वो भाग में चली जाएगी, तो माइनस ई अपॉन भाग में आ जाएगा कितना, डी आई अपॉन डी टी। ठीक, किसका फॉर्मूला है? एल का। किसके टर्म में? प्रेरित विद्युत वाहक बल के टर्म में। और ये एल का फॉर्मूला किसके पदों में था? फ्लक्स के टर्म में। तो फ्लक्स के पदों में ये है और ईएमएफ के पदों में वो है। यहां से भी बेटा हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं। देखो एल की डेफिनेशन, परिभाषा समझिएगा ध्यान से, इसलिए इसको नंबर दे रहे हैं हम 2। हमने यहाँ दिया होगा एल की डेफिनेशन फर्स्ट और यहाँ दे रहे हैं एल की डेफिनेशन सेकेंड। इसमें से किसको बना दीजिए? इसको। अगर हम कह दें कि यदि डी आई अपॉन डी टी कितना, 1 यूनिट, तो कितना बचेगा? तो बराबर एल इक्वल टू माइनस ई। परिभाषा तैयार हो गई। कुंडली का देखो मैंने परिभाषा आपको बनाना सिखाया है, समझिए, एक एक वर्ड को पकड़ेंगे डेफिनेटली बना लेंगे। पहले एल का नाम लेना, क्या कहोगे? किसी कुंडली का स्वप्रेरक, ठीक है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान, मतलब जो भी हो, संख्यात्मक मान के बराबर होता है। जबकि अब इसका नाम, कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, आई का नाम धारा, डी का नाम परिवर्तन, और समय के भाग को बोलते हैं दर, मतलब धारा परिवर्तन की दर एकांक हो गई डेफिनेशन। फिर से, किसी कुंडली का स्वप्रेरक प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। एक एक शब्द को पकड़ेंगे, इसी को इंग्लिश में कहते हैं self inductance in a coil is equal to the induced EMF produced in a coil while the rate of change of current is unit। मतलब L E के इक्वल होता है जब द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना हो, यूनिट होता है। तो इस प्रकार से आपका ये डेरिवेशन था। इसको हम एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए इसको रिपीट, इसका रिपीट वर्जन देख लीजिए। हमें क्या पता है कि कॉइल में फ्लक्स क्या होता है, 5, और अगर संख्या n हो तो n5। दोबारा बता रहा हूँ इसको, तो n5 किस पर डिपेंड है, I पर। सब लोग ध्यान दीजिए, अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा नाम Li, ठीक है। ये हमारा एक आंसर है। अगर L का मान निकालना चाहो तो n5 अपॉन I, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो, है ना। ये आई को एकांक कर दीजिए, हो जाएगा। अब हम किसका नियम लगाते हैं, बाई फैराडे लॉ, फैराडे के नियम से, ठीक है। प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या फॉर्मूला, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, फैराडे के अनुसार है। क्या करो, इसमें एन को अंदर ले जाओ, एन को अंदर ले जाओ तो डी बाहर कर लो, अंदर कौन बचेगा, n5, ठीक है, बटे कौन, dt। और n5 की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, तो हमने क्या किया, माइनस डी और यहाँ लग गया li अपॉन dt। अब इसमें l का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो l को क्या करिए आप लोग, बाहर ले लो, ठीक है, माइनस l, अंदर कौन बचा, di अपॉन dt। नीचे ये ईएमएफ, ये बैक ईएमएफ क्योंकि माइनस लगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला हो गया, किसके पदों में, एल के पदों में, स्वप्रेरकत्व मतलब सेल्फ इंडक्टेंस के पदों में एक फॉर्मूला। लेकिन अगर आप एल का मान निकालना चाहो तो क्रॉस इस साइड लाओगे सबको, माइनस ई बटे डी आई, लीजिए। तो कहा टफ सा ये, अगर आपको डेफिनेशन बनानी, इसको यूनिट बना दीजिए डेफिनेशन। तो इतना सा डेरिवेशन था, वो तो हम सिस्टमैटिक लिखवा रहे थे, इसलिए तो लॉन्ग होता गया, ठीक है ना। तो आप लोग घर पे इसको समझेंगे, तैयार करेंगे तो हो जाएगा ये, कोई प्रॉब्लम। जाते जाते इसमें इसके यूनिट लिखते जाइए, सेट कर लीजिए, मात्रक एल के मात्रक तथा दिमाग। हाँ, जो जाना चाहते हैं जा सकते हो, लिख लेना किसी को, यूनिट एंड
डायमेंशन ऑफ एल। देखो एल का यूनिट एंड डायमेंशन तो हम सबसे पहले बता दें, सबसे पहली डायमेंशन आपको बता देते हैं हेनरी। आपने जोसेफ हेनरी का नाम सुना होगा क्योंकि जिस समय इंग्लैंड में प्रैक्टिकल करने शुरू कर दिए थे फैराडे ने, उसी समय यूएसए में ये वर्क करना शुरू कर दिया था जोसेफ हेनरी, तो उनके सम्मान में इसका यूनिट रखा गया है हेनरी। तो पहला ही हम यूनिट लिख देते हैं हेनरी। इसको डिनोट किससे करते हैं? एच से। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। दूसरा यूनिट हम रटाना नहीं चाहते, आपको सिखाएंगे। तो दूसरा यूनिट देखो कहां से, L बराबर था N फाई अपॉन आई। अरे देखो इधर, L बराबर N फाई अपॉन आई। तो N संख्या होगा नहीं, फ्लक्स का क्या होता है? वेबर WB, और I का एम्पियर। लीजिए तो क्या हो गया दूसरा यूनिट? वेबर पर एम्पियर। ये दूसरा यूनिट हो गया। तीसरा यूनिट देख लो, एक यूनिट यहां से बना लो बेटा। तो L इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? माइनस का E DI अपॉन DT। DT को ऊपर भेज दो। DT को अगर आप ऊपर भेज देंगे तो E इंटू DT अपॉन DI। बनवाओ यूनिट। E क्या है? EMF, विद्युत वाहक बल, एक वोल्टेज होता है। तो इसका मात्रक वोल्ट, इसका यूनिट वोल्ट, और टाइम का सेकेंड, और करंट का एम्पियर। लीजिए तो क्या बन गया एक यूनिट? वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर। एक कमाल की बात बताएं, R इक्वल टू होता V अपॉन आई। R इक्वल टू V अपॉन आई मतलब वोल्ट पर एम्पियर। तो ये R की वैल्यू है, वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर R होता है, और R का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो इसकी एक यूनिट और मिल जाएगी, ओम सेकेंड। क्या बेटा? ओम सेकेंड। पेपर में कई बार पूछा गया है ये कि ओम सेकेंड किसकी यूनिट है? तो आंसर है L के मात्रक। L तो और भी यूनिटें बन सकती हैं, हमने आपको कितनी। डायमेंशन आप यहाँ से बना लीजिएगा। कहाँ से? यहीं से सिंपल हो जाएगी, कहीं से ही बनाइएगा तो डायमेंशन निकलेगी इसकी ML स्क्वायर T-2। ये डायमेंशन निकलेगी, आप लोग निकाल के आइएगा। नहीं बनता है तो फिर हम बताएंगे। ML स्क्वायर T-2 A-2। तो इस प्रकार से आप लोग L के मात्रक इतना लिख लीजिए, कल शेष इसके आगे बताते हैं। देखिए इसमें हमने एक चीज लिखी है कि सेल्फ इंडक्टेंस किस किस पर डिपेंड होता है। तो वहाँ 3 पॉइंट हमने लिखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर, एरिया ऑफ कॉइल, और इंसर्टेड कोर इन अ कॉइल। तो ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, शेष नेक्स्ट वीडियो।